सुनो जरा, क्या तुम जानते हो हमें खुश रहने के लिए वाकई कितनी चीजों की जरूरत होती है? घर, गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, महंगा फोन। हम सोचते हैं जब ये सब मिल जाएगा तब खुश होंगे। लेकिन क्या ये सच है या ये बस समाज का रचा हुआ सबसे बड़ा धोखा है? जरा सोचो, अगर मैं कहूं कि इतिहास में एक ऐसा इंसान था जिसके पास कुछ भी नहीं था, न घर, न कपड़े, न पैसा, और फिर भी वो था दुनिया का सबसे अमीर और सबसे आजाद इंसान। एक ऐसा दार्शनिक जो किसी महल में नहीं बल्कि एक पुराने मटके में रहता था, जिसने समाज के हर नियम, हर दिखावे का मजाक उड़ाया, और जिसकी बात सुनकर खुद सिकंदर महान भी सिर झुका गया। उसका नाम था डायोजनीज। एक नाम नहीं, एक क्रांति, एक ऐसा जीवन जो सिखाता है असली अमीरी चीजें जोड़ने में नहीं बल्कि जरूरतों से आजाद होने में है। तो अगर तुम तैयार हो अपनी सोच के सारे नकली पर्दे हटाने के लिए, तो चलो जब मिलते हैं उस इंसान से जिसने साबित किया कि कुछ भी न होते हुए भी सब कुछ पाया जा सकता है। क्या आप तैयार हैं इतिहास के सबसे प्रमुख विद्रोही, सबसे मुख्य फकीर और सबसे जयमस्त मौला दार्शनिक से मिलने के लिए? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, सिनोपे का कुत्ता, एक ऐसा दार्शनिक जिसे अपनी बेइज्जती पर गर्व था। तो जरा सोचो, हम हैं आज से लगभग 2500 साल पीछे, प्राचीन यूनान यानी ग्रीस में। वो वक्त जब सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे महान दार्शनिक एथेंस की गलियों में घूमते हुए ज्ञान और तर्क पर बहस किया करते थे। बाहर जगह दर्शन की बातें थी, अकादमियां खुल रही थी, किताबें लिखी जा रही थी, और हर कोई समझाना चाहता था एक अच्छा और नैतिक जीवन कैसे जिया जाए। लेकिन उसी बौद्धिक भीड़ के बीच एक ऐसा आदमी था जो इन सब बातों को बकवास मानता था। वो कहता था असल दर्शन किताबों में नहीं, जीने में है, और उसका जीने का तरीका इतना अजीब, इतना चौंकाने वाला कि लोग उसे कुत्ता कहकर पुकारते थे। और अब सुनो सबसे हैरान कर देने वाली बात, उसे इस नाम से कोई शर्म नहीं थी, बल्कि उसे इस पर गर्व था। उसका नाम था डायोजनीज ऑफ सिनोपे। उसका जन्म सिनोपे नाम के एक छोटे से शहर में हुआ, जो आज के तुर्की में है। उसने कोई किताब नहीं लिखी, कोई स्कूल नहीं खोला, क्योंकि वो कहता था शब्द खोखले होते हैं, असली दर्शन कर्म में है, और उसके कर्म समाज के लिए एक झटका थे। वो जानबूझकर भिखारी की तरह रहता था, एथेंस के बाजार में रखे एक मिट्टी के मटके में सोता था। उसके पास बस 3 चीजें थी, एक लाठी, एक कटोरा और एक फटा हुआ चोगा। कहते हैं एक दिन उसने एक बच्चे को अपने हाथों से पानी पीते देखा। डायोजनीज ने हंसकर अपना कटोरा फेंक दिया और बोला, एक बच्चे ने मुझे सादगी का नया पाठ सिखा दिया। लोग उसे डायोजनीज द डॉग कहते थे, क्योंकि उसका व्यवहार सच में कुत्तों जैसा था। वो खुले में सोता, जहां मन करता खा लेता, और किसी नियम की परवाह नहीं करता। वो उन सारे कामों को सार्वजनिक रूप से करता जिन्हें सभ्य समाज पर्दे के पीछे छुपाता है। और जब कोई पूछता तुम ऐसा क्यों करते हो, तो वह शांत स्वर में कहता, क्योंकि कुत्ते ईमानदार होते हैं। वो कहता, जो उन्हें कुछ देता है वो उस पर प्यार लुटाते हैं, जो नहीं देता उस पर भौंकते हैं, और जो बुरा करता है उसे काट लेते हैं। दिखावटी है और उन चीजों के पीछे भागता है जिनकी कोई असली कीमत नहीं। उसकी ये पागलपन जैसी लगने वाली हरकतें असल में एक गहरे दर्शन से निकली थीं, सिनिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी। सिनिक शब्द ग्रीक शब्द क्यों से आया है, जिसका अर्थ ही होता है कुत्ता, और इस दर्शन का मूल विचार था प्रकृति के अनुसार जीवन जीना। डायोजनीज मानता था कि इंसान ने अपनी खुशी को खुद जटिल बना लिया है। उसने खुद को झूठे नियमों, इच्छाओं, परंपराओं और अपेक्षाओं के जाल में फंसा लिया है। वो कहता था हम सब पैसे, शोहरत और सम्मान के पीछे भागते हैं, पर भूल गए हैं कि खुश रहने के लिए हमें असल में बहुत कम चीजों की जरूरत है। वो अक्सर कहता कुत्ते हमसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, क्योंकि वो ना दिखावा करते हैं, ना चिंतित रहते हैं, वो बस पल में जीते हैं। डायोजनीज भी यही सिखाना चाहता था कि सादगी ही आजादी है। वो अपनी हरकतों से लोगों को चौंकाता था, उन्हें असहज करता था, ताकि वो रुक कर सोचें हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। वो समाज के पाखंड पर चलता फिरता हमला था, एक आईना जो एथेंस के सभ्य नागरिकों को उनकी छिपी हुई बदसूरत सच्चाई दिखा देता था। लेकिन अब सवाल यह है, कोई आदमी ऐसा जीवन क्यों चुनेगा? ऐसा क्या हुआ था
जिसने सिनोपे के एक आम नागरिक को एथेंस का सबसे बदनाम और साथ ही सबसे आजाद दार्शनिक बना दिया। इस रहस्यमय सफर की शुरुआत एक अजीब भविष्यवाणी से हुई थी। वो भविष्यवाणी क्या थी और डायोजनीज ने उसका मतलब क्या निकाला, यही जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर नंबर 2। एक अजीब भविष्यवाणी। जब डायोजनीज को मिला, अपनी जिंदगी का असली मकसद हर सुपर हीरो की एक ओरिजिन स्टोरी होती है, एक ऐसा पल जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। लेकिन डायोजनीज की कहानी वो किसी भी कॉमिक बुक से ज्यादा नाटकीय और कहीं ज्यादा गहरी है। कहानी शुरू होती है उसके शहर सिनोपे से। वो वही जगह है जहां उसके पिता बहेसियस शहर के टकसाल में सिक्के ढाला करते थे, यानी जहां शहर की मुद्रा बनती थी। लेकिन एक दिन एक हादसे ने सब कुछ उलट दिया। डायोजनीज और उसके पिता पर आरोप लगा कि उन्होंने सिक्कों में मिलावट की है, उन्हें खराब किया है। उस दौर में यह कोई छोटा गुनाह नहीं था, यह था देशद्रोह और सजा। देश निकाला। डायोजनीज को अपने शहर, अपने घर, अपनी पहचान, सब कुछ हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। सोचो जरा उस नौजवान की हालत। एक पल में उसने सब खो दिया, न घर, न पैसा, न भविष्य, बस एक नाम जो अब बदनामी बन चुका था। कोई और होता तो शायद टूट जाता, किसी गुमनाम कोने में जिंदगी बिता देता। लेकिन डायोजनीज ने वो रास्ता नहीं चुना। वो निकल पड़ा ग्रीस के सबसे रहस्यमय स्थान डेल्फी के मंदिर की ओर। वहां था देवता अपोलो का विशाल मंदिर, जहां एक पुजारिन, जिसे लोग ओरेकल कहते थे, देवताओं के संदेश सुनाया करती थी। डायोजनीज उसके सामने पहुंचा और पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? ओरेकल मुस्कुराई और रहस्यमयी स्वर में बोली, पारा तो नोमिस्मा, मतलब सिक्कों को खराब करो। यह सुनकर डायोजनीज ठहर गया। अजीब बात थी, क्योंकि यही तो अपराध था जिसके कारण उसे निर्वासित किया गया था। क्या देवता उसे फिर वही काम दोहराने को कह रहे थे? एक आम इंसान शायद उलझ जाता, लेकिन डायोजनीज ने उस रहस्यमय वाक्य में एक गहरा अर्थ देखा। वो बोला, नोमिस्मा का मतलब सिर्फ सिक्के नहीं होते। इसका मतलब होता है परंपरा, कानून, समाज के बनाए नियम। और उसी पल उसके भीतर एक बिजली सी कौंधी। उसे अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया। डायोजनीज ने समझ लिया, देवता उससे सिक्के नहीं बल्कि समाज के झूठे मूल्यों को तोड़ने के लिए कह रहे थे। वो बोले, मैं इन झूठे सिक्कों को बिगाड़ूंगा, इन झूठे आदर्शों, झूठी परंपराओं और झूठे दिखावों को। मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि जो लोग पैसा, शोहरत और ताकत को असली सोना समझते हैं, असल में वो सब खोटे सिक्के हैं। क्योंकि असली दौलत धन या सम्मान नहीं, बल्कि ज्ञान, सद्गुण और सादगी है। वो पल उसका टर्निंग पॉइंट था। देश निकाला उसके लिए अभिशाप नहीं, बल्कि वरदान बन गया। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, कोई परिवार नहीं, कोई नाम नहीं, बस एक मिशन, झूठ के सिक्के तोड़ना। और इसी मिशन के साथ वो पहुंचा एथेंस, ग्रीस की बौद्धिक राजधानी। वो शहर जहां लोग अपनी अमीरी, अपनी सभ्यता और अपने दिमाग पर घमंड करते थे। डायोजनीज ने तय किया, वो इस घमंड के गुब्बारे को सच्चाई की सुई से फोड़ देगा। उसने देखा, लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, शोहरत के पीछे झगड़ रहे हैं और दिखावे में डूबे हैं। उसने ठान लिया, मैं इन सब का त्याग करूंगा। मैं जीकर दिखाऊंगा कि बिना इन सब के भी इंसान ज्यादा खुश, ज्यादा आजाद रह सकता है। और यहीं से शुरू हुआ उसका पागलपन जैसा दिखने वाला, पर असल में क्रांतिकारी जीवन। उसने अपना मिशन गंभीरता से लिया, समाज के सिक्कों को खराब करने का मिशन। लेकिन सवाल यह है, उसने सबसे पहले कौन सा झूठा सिक्का तोड़ा? कौन सी नकली चीज को सबसे पहले अपनी जिंदगी से निकाला? उसका जवाब छिपा है उसकी सबसे मशहूर पहचान में, उसके घर में। और यही से शुरू होगी हमारी अगली कहानी। चैप्टर नंबर 3, एक महल जो मटके का था। जब डायोजनीज ने घर और संपत्ति को ठुकराया। एथेंस पहुंचने के बाद डायोजनीज ने अपने मिशन का पहला कदम उठाया। उन्होंने समाज के सबसे प्रमुख और सबसे पूजनीय नकली सिक्के, यानी धन और संपत्ति पर सीधा हमला बोला। उन्होंने देखा कि एथेंस के लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाने और चीजें इकट्ठा करने में लगा देते हैं। वह एक विशाल घर, शानदार फर्नीचर, महंगे पोशाक और नौकर चाकरों को ही सफलता और खुशी का पैमाना मानते हैं। और इन चीजों को पाने और फिर उनकी रक्षा करने की चिंता में
वह अपनी असली आजादी और मन की शांति खो देते हैं। डायोजनीज ने फैसला किया कि वह इस खेल को खेलेंगे ही नहीं, वह इस चूहे दौड़ से पूरी तरह से बाहर निकल जाएंगे। उन्होंने एक ऐसी जिंदगी जीने का फैसला किया जो जानबूझकर पूरी तरह से गरीबी और अभाव की जिंदगी थी। इस अभ्यास को ग्रीक में एस्केसिस कहते हैं, यानी एक तरह की कठोर तपस्या या ट्रेनिंग, जिसका मकसद था खुद को हर तरह की शारीरिक और मानसिक इच्छाओं से आजाद करना। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति को त्याग दिया। उनके पास अब सिर्फ 3 चीजें बची थीं। एक मोटा फटा पुराना चोगा जिसे वह ढकाते भी थे और बिछाते भी थे, एक लकड़ी की लाठी जो उन्हें चलने और कुत्तों से अपनी रक्षा करने में मदद करती थी, और एक बटुआ जिसमें वह अपना खाना रखते थे। उनका यह पहनावा सैनिक दार्शनिकों की पहचान बन गया। यह सादगी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था, लेकिन सबसे प्रमुख और सबसे चौंकाने वाला कदम जो उन्होंने उठाया वह था घर का त्याग। उन्होंने कहा कि एक आजाद इंसान को दीवारों की जरूरत नहीं होती। घर एक पिंजरा है जो हमें एक ही जगह से बांध देता है। तो वह कहाँ रहते थे? कहानियां कहती हैं कि उन्होंने एथेंस के गोरा जायनी मुख्य बाजार में रखे एक सिरेमिक के जार या टब को ही अपना घर बना लिया। यह कोई छोटा मोटा मटका नहीं था, यह एक बहुत विशाल बर्तन था जिसे शायद अनाज या तेल रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और उसमें एक इंसान आराम से लेट सकता था। आप कल्पना कीजिए उस नजारे की। एथेंस का व्यस्त बाजार जहां कई सारे व्यापारी, राजनेता और दार्शनिक घूम रहे हैं, और उसी झुंड के बीच एक आदमी एक मटके के अंदर से दुनिया को देख रहा है। यह एक बहुत विशाल और शक्तिशाली बयान था। यह कहने का एक तरीका था कि तुम लोग अपने जिन संगमरमर के महलों पर इतना घमंड करते हो, वह मेरे लिए इस मटके से ज्यादा कुछ नहीं है। तुम सब अपनी चीजों के गुलाम हो, और मैं जिसके पास कुछ भी नहीं है, मैं ही असली राजा हूं। उनका यह मटका उनका किला था, उनकी आजादी का प्रतीक था। वह वहीं सोते थे, वहीं रहते थे, और वहीं से दुनिया पर अपने व्यंग्य तीर चलाते थे। डायोजनीज अपनी सादगी को लगातार और भी ज्यादा निखारते रहते थे। जैसा कि हमने पहले सुना, उनके पास शुरू में एक लकड़ी का कटोरा भी था जिससे वह पानी पीते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने एक छोटे से गरीब बच्चे को अपनी अंजुली से अपने हाथों से पानी पीते हुए देखा। यह देखकर डायोजनीज ने अपना कटोरा भी फेंक दिया और कहा, एक बच्चे ने मुझे सिखा दिया है कि मेरे पास अब भी एक गैर जरूरी चीज थी। वह अपनी जरूरतों को कम से कम करते जा रहे थे जब तक कि वह सिर्फ उन चीजों तक ही सीमित न रह जाएं जो जिंदा रहने के लिए बिल्कुल अनिवार्य हैं। उनका मानना था कि जितनी कम आपकी जरूरतें होंगी, आप उतने ही ज्यादा आजाद होंगे। अगर आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है तो आप उसे खोने से भी नहीं डरेंगे। अगर आपको किसी चीज की इच्छा ही नहीं है तो कोई भी आपको उसका लालच देकर खरीद नहीं सकता। यह आत्मनिर्भरता यानी औटकिया का चरम रूप था। उन्होंने सिर्फ आराम ही नहीं बल्कि हर तरह के शारीरिक सुख का भी त्याग कर दिया। वह जानबूझकर खुद को कठोर परिस्थितियों में डालते थे। गर्मियों की तेज धूप में जब सब लोग छाया खोज रहे होते थे तो वह गर्म रेत पर लेट जाते थे। सर्दियों की बर्फीली ठंड में जब सब लोग आग के पास बैठे होते थे तो वह बर्फ से ढकी हुई मूर्तियों को गले लगाते थे। जब लोग उनसे पूछते थे कि वह खुद को इतना कष्ट क्यों देते हैं तो वह कहते थे कि वह अपने शरीर को प्रशिक्षित कर रहे हैं ताकि वह हर तरह की मुश्किल को झेल सके और किसी भी परिस्थिति में अपनी मन की शांति न खोएं। वह एक आध्यात्मिक एथलीट की तरह थे जो अपनी आत्मा की मांसपेशियों को मजबूत बना रहे थे। डायोजनीज का यह जीवन हमें आज की हमारी उपभोक्तावादी दुनिया पर एक बहुत अधिक सवालिया निशान लगाने पर मजबूर करता है। हम जो हमेशा अगली नई चीज, नया फोन, नई वाहन, नए पोशाक के पीछे भागते रहते हैं, क्या हम सच में ज्यादा खुश हैं या फिर हम अपनी इच्छाओं के एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जिसका कोई अंत नहीं है? डायोजनीज हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची खुशी चीजों को जमा करने में नहीं बल्कि खुद को चीजों से आजाद करने में है। वह हमें पूछते हैं, अपनी जिंदगी में से वह कौन सी गैर जरूरी चीजें हैं जिन्हें आप आज फेंक सकते हैं? यह एक बहुत ही असहज करने वाला सवाल है न? हमें अपनी कौन कौन सी चीजों से लगाव है? आप कमेंट्स में जरूर बताएं। लेकिन डायोजनीज ने सिर्फ संपत्ति और आराम को ही नहीं बल्कि समाज के एक और नकली सिक्के को भी चुनौती दी।
और वह था शिष्टाचार और सामाजिक नियम। उनकी इस और भी ज्यादा चौंकाने वाली बगावत के बारे में हम अगले अध्याय में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 4, समाज के नियमों पर खुला हमला, जब डायोजनीज ने बेशर्मी को अपना हथियार बनाया। अगर आपको लगता है कि सिर्फ एक मटके में रहना और गरीबी में जीना ही डायोजनीज का सबसे प्रमुख विद्रोह था, तो आप गलत हैं। उन्होंने समाज के एक और ज्यादा गहरे और ज्यादा पवित्र माने जाने वाले नकली सिक्के पर हमला बोला, और वह था शिष्टाचार, सभ्यता और सामाजिक नियम। डायोजनीज का मानना था कि समाज ने जो अच्छे व्यवहार के नियम बनाए हैं वह ज्यादातर पाखंडी, झूठे और प्रकृति के खिलाफ हैं। वह हमारी असली भावनाओं और जरूरतों को छिपाने के लिए बनाए गए नकाब की तरह हैं। और डायोजनीज का मिशन था इन सारे नकाबों को नोचकर फेंक देना और दुनिया को इंसान का असली प्राकृतिक चेहरा दिखाना। इसके लिए उन्होंने जो तरीका अपनाया उसे ग्रीक में एनाइडिया कहा जाता है, जिसका मतलब है बेशर्मी या निर्लज्जता। वह जानबूझकर ऐसे काम करते थे जिन्हें समाज में बहुत ज्यादा शर्मनाक और अपमानजनक माना जाता था, ताकि वह लोगों को यह दिखा सकें कि उनकी यह शर्म की भावना कितनी खोखली और बनावटी है। जैसा कि हमने पहले सुना, उन्हें कुत्ता कहा जाता था और वह इस नाम को खुशी खुशी स्वीकार करते थे। वह कहते थे कि वह कुत्तों की तरह जीते हैं क्योंकि कुत्ते प्रकृति के अनुसार जीते हैं, समाज के झूठे नियमों के अनुसार नहीं। और उनका व्यवहार सच में ऐसा ही था। वह बाजार के बीच में, जहां सब लोग घूम रहे होते थे, वहीं बैठकर अपना खाना खाते थे। उस समय के ग्रीक समाज में पब्लिक में खाना बहुत ही असभ्य माना जाता था। यह काम गुलामों का था, सभ्य नागरिकों का नहीं। जब लोग उन्हें टोकते तो वह कहते, अगर भूख लगना प्राकृतिक है तो बाजार में भूख लगने पर खाना क्यों अप्राकृतिक है। वह हर उस नियम पर सवाल उठाते थे जो उन्हें तर्कहीन लगता था। उनकी बेशर्मी की हरकतें इससे भी कहीं ज्यादा आगे जाती थीं। वह उन सारे शारीरिक कामों को भी पब्लिक में करने से नहीं हिचकिचाते थे जिन्हें हम आज भी अकेले में ही करते हैं। वह बाजार में ही पेशाब कर देते थे और यहां तक कि हस्तमैथुन भी। जब लोग यह देखकर चौंक जाते थे और उन्हें टोकते थे तो उनके पास हमेशा एक मजेदार और तीखा जवाब तैयार रहता था। हस्तमैथुन करने पर जब उन्हें टोका गया तो उन्होंने बहुत ही मासूमियत से कहा, काश पेट को भी इसी तरह रगड़कर शांत किया जा सकता। उनका मकसद लोगों को सिर्फ शोक देना नहीं था, उनका मकसद था उन्हें यह सोचने पर मजबूर करना कि जिन चीजों को हम गंदा या शर्मनाक मानते हैं वह असल में प्राकृतिक शारीरिक क्रियाएं हैं, और शर्म की यह भावना समाज ने हमारे ऊपर थोपी है। वह एक तरह से समाज का शुद्धिकरण कर रहे थे, उसके पाखंड को उजागर करके। उनकी कहानियां ऐसे ही तीखे और मजेदार व्यंग्यों से भरी हुई हैं। एक बार वह एक बहुत ही अमीर आदमी प्लेटो के एक लेक्चर में चले गए। प्लेटो अपने छात्रों को बहुत सारे सोफे और कालीनों पर बिठाकर दर्शन सिखा रहे थे। डायोजनीज जानबूझकर अपने गंदे कीचड़ भरे पैरों के साथ अंदर घुसे और प्लेटो के सबसे महंगे कालीन पर उठकर उसे रौंदने लगे। साथ में कहने लगे, मैं प्लेटो के घमंड को कुचल रहा हूं। प्लेटो ने शांत होकर जवाब दिया, डायोजनीज, लेकिन तुम यह एक और तरह के घमंड के साथ कर रहे हो। यह किस्सा दिखाता है कि वह हमेशा अपनी बात मनवाही नहीं लेते थे। कभी कभी उन्हें भी उन्हीं की भाषा में जवाब मिल जाता था। एक और कहानी है कि वह अक्सर लोगों की मूर्खता और उनके दिखावे का मजाक बनाने के लिए अजीब अजीब हरकतें करते थे। वह कभी कभी उल्टे चलना शुरू कर देते थे। जब लोग उनसे पूछते कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं तो वह कहते, तुम सब लोग अपनी जिंदगी में गलत दिशा में जा रहे हो। वह किसी थिएटर में तब घुसते थे जब सब लोग बाहर निकल रहे होते थे। पूछने पर कहते, मैं अपनी पूरी जिंदगी यही करने की कोशिश करता रहा हूं, झुंड के खिलाफ जाना। यह सब सिर्फ सनकीपन नहीं था, यह एक बहुत ही गहरा संदेश देने का एक तरीका था। यह एक तरह का परफॉर्मेंस आर्ट था, एक फिलोसॉफिकल थिएटर जिसका मंच एथेंस की मार्ग थी और जिसके दर्शक थे एथेंस के आम नागरिक। डायोजनीज की यह हरकतें हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम अपनी जिंदगी में कितने सारे काम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे
हम कितने सारे नियमों का पालन सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है, बिना यह सोचे कि क्या वह नियम सच में तर्कसंगत हैं या नहीं। डायोजनीज हमें चुनौती देते हैं कि हम अपने हर विश्वास, लहर, परंपरा पर सवाल उठाएं। वह हमें एक तरह की बौद्धिक और सामाजिक आजादी का रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उनकी यह आलोचना सिर्फ आम लोगों तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने अपने समय के सबसे प्रमुख और सबसे सम्मानित दार्शनिकों को भी नहीं बख्शा, खासकर प्लेटो को। डायोजनीज और प्लेटो के बीच की बौद्धिक युद्ध के किस्से आज भी मशहूर हैं, और इसी युद्ध ने हमें डायोजनीज का एक और बहुत ही प्रसिद्ध रूप दिखाया। एक ऐसा दार्शनिक जो दिन दहाड़े हाथ में लालटेन लेकर घूमता था। वह उस लालटेन से क्या खोज रहे थे, इस रहस्य से पर्दा हम अगले अध्याय में उठाएंगे। चैप्टर नंबर 5, दिन में लालटेन, एक ऐसे इंसान की तलाश जो कहीं नहीं था। डायोजनीज का विद्रोह सिर्फ समाज के नियमों और आम लोगों के पाखंड के खिलाफ ही नहीं था, बल्कि वह अपने समय के बौद्धिक अभिजात वर्ग यानी कई सारे दार्शनिकों के खिलाफ भी था, और उनका सबसे प्रमुख निशाना थे प्लेटो। प्लेटो उस समय एथेंस के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित दार्शनिक थे। उन्होंने एक विशाल अकादमी खोली थी जहां वह अमीर घर के युवकों को दर्शन सिखाते थे। प्लेटो का दर्शन बहुत ही अमूर्त और आदर्शवादी था। वह फॉर्म्स की दुनिया की बातें करते थे, एक ऐसी आदर्श दुनिया जो हमारी इस भौतिक दुनिया से परे है। डायोजनीज के लिए यह सब बेकार की हवाई बातें थीं। उन्हें लगता था कि प्लेटो का दर्शन असल जिंदगी की समस्याओं से कटा हुआ है, और वह सिर्फ शब्दों का एक सुंदर जाल बुनते हैं जिसका कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं है। डायोजनीज का मानना था कि दर्शन का मकसद दुनिया की व्याख्या करना नहीं, बल्कि दुनिया में सही तरीके से जीना है, और इन दोनों के बीच का यह टकराव कई मजेदार किस्सों में सामने आता है। इन्हीं में से एक है वह सबसे प्रसिद्ध किस्सा जिसमें डायोजनीज दिन दहाड़े भरी दोपहरी में एथेंस के बाजार में एक जलती हुई लालटेन लेकर घूम रहे थे। लोग उन्हें यह अजीब हरकत करते देख हैरान थे। वो उनसे पूछते थे, डायोजनीज, तुम यह क्या कर रहे हो? सूरज निकला हुआ है और तुम लालटेन लेकर घूम रहे हो। डायोजनीज बहुत ही गंभीर चेहरे से चारों तरफ देखते, लोगों की झुंड में किसी को खोजने का नाटक करते और फिर जवाब देते, मैं एक इंसान को खोज रहा हूं। कभी कभी वह कहते, मैं एक ईमानदार इंसान को खोज रहा हूं। यह एक बहुत ही गहरा और तीखा व्यंग्य था। उनका कहने का मतलब था कि यह जो झुंड मुझे चारों तरफ दिखाई दे रहा है, यह सब लोग जो खुद को इंसान कहते हैं, वह असल में सच्चे इंसान है ही नहीं। वह अपनी इच्छाओं, अपने डरों और समाज के बनाए नियमों के गुलाम हैं। वह जानवर की तरह जीते हैं, बिना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किए। एक सच्चा इंसान वह होता है जो तर्क से जीता है, जो सद्गुणी होता है और जो अपनी प्राकृतिक क्षमता के शिखर पर पहुंचता है। और ऐसा एक भी इंसान उन्हें एथेंस के उस झुंड भरे बाजार में नहीं मिल रहा था। यह सिर्फ आम लोगों पर ही नहीं, बल्कि प्लेटो जैसे दार्शनिकों पर भी एक हमला था। यह कहने का एक तरीका था कि तुम लोग जो कोई सारी बातें करते हो, तुम खुद भी उन आदर्शों पर नहीं जीते हो। तुम सब भी उसी झुंड का हिस्सा हो। डायोजनीज की नजर में एक सच्चा इंसान सिर्फ वो है जो एक सैनिक की तरह जीता है, पूरी तरह से आजाद, आत्मनिर्भर और प्रकृति के नियमों के अनुसार। प्लेटो और डायोजनीज के बीच की नोकझोंक का एक और बहुत ही मशहूर किस्सा है। एक बार अपनी अकादमी में प्लेटो अपने छात्रों को इंसान की परिभाषा समझा रहे थे। बहुत सोचने समझने के बाद उन्होंने एक परिभाषा दी, इंसान एक दो पैरों वाला बिना पंखों का जानवर है। उनके सारे छात्र इस परिभाषा से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि उनके गुरु ने कितनी सटीक और वैज्ञानिक परिभाषा दी है। डायोजनीज को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने प्लेटो को सबक सिखाने की सोची। वो बाजार गए, उन्होंने एक मुर्गा पकड़ा, उसके सारे पंख नोच डाले और फिर उस बेचारे बिना पंख के मुर्गे को लेकर सीधे प्लेटो की अकादमी में पहुंच गए। उन्होंने उस मुर्गे को छात्रों के झुंड के बीच में फेंक दिया और चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हारे लिए प्लेटो का इंसान ले आया हूं। यह देखकर पूरी अकादमी में हंसी का फव्वारा छूट गया। प्लेटो को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना हुआ। उन्हें अपनी परिभाषा की बेतुकीपन का एहसास हुआ। कहते हैं कि इस घटना के बाद प्लेटो ने अपनी परिभाषा में एक और चीज जोड़ी,
और जिसके नाखून चौड़े और सपाट हो। यह किस्सा दिखाता है कि डायोजनीज का तरीका क्या था। वह लंबे चौड़े भाषणों या किताबों से नहीं, बल्कि एक सीधी, ठोस और अक्सर मजेदार हरकत से अपनी बात कहते थे। वह दिखाते थे कि कैसे कोई सारे दार्शनिकों के अमूर्त विचार असल दुनिया की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। वो दर्शन को हाथी दांत की मीनारों से निकालकर मार्गों की धूल में ले आए थे। डायोजनीज का यह लालटेन वाला कार्य आज भी एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह हमें खुद से यह सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि क्या हम एक सच्ची और प्रामाणिक जिंदगी जी रहे हैं, या हम भी उसी झुंड का हिस्सा हैं जिसमें डायोजनीज को एक भी इंसान नहीं मिला था। क्या हम अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी रहे हैं, हम सिर्फ समाज की उम्मीदों और दूसरों की राय पर जी रहे हैं? डायोजनीज की लालटेन हमें अपने अंदर झांकने और अपने असली इंसान को खोजने के लिए चुनौती देती है। लेकिन डायोजनीज ने सिर्फ एथेंस के नागरिकों और दार्शनिकों को ही नहीं, बल्कि अपने समय के सबसे शक्तिशाली इंसान को भी चुनौती देने की हिम्मत की। एक ऐसा इंसान जिसके नाम से पूरी दुनिया कांपती थी, और उन दोनों के बीच की वह मुलाकात इतिहास की सबसे प्रसिद्ध मुलाकातों में से एक बन गई। वह कौन था, और उस ताकतवर इंसान के सामने डायोजनीज ने क्या किया? इस अविश्वसनीय टकराव की कहानी हम अगले अध्याय में सुनेंगे। चैप्टर नंबर 6, जब फकीर बादशाह से मिला, डायोजनीज और सिकंदर की अमर कहानी। अब हम उस कहानी पर आ गए हैं जो शायद डायोजनीज की जिंदगी का और शायद दर्शन के पूरे इतिहास का सबसे प्रसिद्ध और सबसे नाटकीय किस्सा है। यह दो दुनियाओं का, दो बिल्कुल विपरीत ध्रुवों का टकराव है। एक तरफ था दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सबसे अमीर और सबसे महत्वाकांक्षी इंसान। दूसरी तरफ था दुनिया का सबसे गरीब, सबसे आजाद और सबसे बेपरवाह इंसान। एक तरफ था सिकंदर महान और दूसरी तरफ था डायोजनीज द डोग। यह कहानी दिखाती है कि असली ताकत और असली अमीरी क्या होती है। सिकंदर ने लगभग पूरी जात दुनिया को जीत लिया था। वो जहां भी जाता था, राजा महाराजा उसके सामने सिर झुकाते थे। जब वो ग्रीस के शहर कुरिन्थ में आया, तो शहर के सारे प्रमुख राजनेता, दार्शनिक और कलाकार उससे मिलने के लिए और उसकी खुशामद करने के लिए भागे। लेकिन एक इंसान था जो उससे मिलने नहीं आया, और वह था डायोजनीज, जो उस समय कुरिन्थ में रह रहा था। सिकंदर को यह सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि यह कौन सा इंसान है जिसे दुनिया के बादशाह से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी जिज्ञासा इतनी अधिक हो गई कि उसने फैसला किया कि अगर डायोजनीज मेरे पास नहीं आएगा तो मैं खुद उसके पास जाऊंगा। और इस तरह सिकंदर महान अपने पूरे लाभ लश्कर, अपने जनरलों और अपने अंगरक्षकों के साथ उस फकीर दार्शनिक से मिलने के लिए चला, जो शायद किसी धूप वाली जगह पर आराम कर रहा होगा। सिकंदर को डायोजनीज एक धूप वाली जगह पर जमीन पर लेटे हुए आराम करते हुए मिले। वह शायद अपने मटके के पास ही धूप सेक रहे थे। सिकंदर और उसके सारे लोग डायोजनीज को घेर कर खड़े हो गए। एक पल के लिए खामोशी छा गई। दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी उस आदमी को देख रहा था जिसके पास कुछ भी नहीं था। सिकंदर ने बातचीत शुरू की। उसने बहुत ही घमंड और उदारता के मिले जुले अंदाज में कहा, मैं सिकंदर महान हूं। डायोजनीज ने बहुत ही सहजता से बिना अपनी जगह से हिले जवाब दिया, और मैं डायोजनीज कुत्ता। यह सुनकर सिकंदर के साथ आए लोग शायद मुस्कुराए होंगे, लेकिन सिकंदर उसकी इस बेबाकी से प्रभावित हुआ। फिर सिकंदर ने उसे वह प्रस्ताव दिया जो किसी भी आम इंसान की जिंदगी बदल सकता था। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बहुत सुना है। तुम्हारी कोई भी इच्छा हो मुझसे मांगो, मैं उसे पूरा करूंगा। आप एक पल के लिए सोचिए, अगर आपसे दुनिया का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंसान यह कहे तो आप क्या मांगेंगे? शोहरत, एक महल, एक पूरा राज्य? कोई भी इंसान इस मौके को नहीं छोड़ता। लेकिन डायोजनीज थे। उन्होंने एक पल के लिए सिकंदर की तरफ देखा और फिर बहुत ही शांति से अपना वह अमर वाक्य कहा जिसने उसे इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। उन्होंने कहा, हां, एक चीज है जो तुम मेरे लिए कर सकते हो। जरा एक तरफ हो जाओ, तुम मेरी धूप रोक रहे हो। यह सुनकर वहां खड़े सब लोग सन्न रह गए। सिकंदर के जनरलों को लगा कि यह इस फकीर का पागलपन है और वह उस पर हंसने लगे। उन्होंने सोचा कि इसे तो मार ही देना चाहिए,
लेकिन सिकंदर हंसा नहीं। वो डायोजनीज की इस बात से, उसके इस अटूट आत्मसम्मान से, उसकी इस पूरी तरह की बेपरवाही से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने अपने आसपास के लोगों से कहा, सच कहता हूं, अगर मैं सिकंदर नहीं होता तो मैं डायोजनीज होना चाहता। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी। उस इंसान ने, जिसके पास दुनिया की हर चीज थी, एक पल के लिए यह स्वीकार कर लिया कि असली दौलत और असली आजादी तो उस इंसान के पास है जिसे दुनिया की किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। यह मुलाकात सिर्फ दो इंसानों की मुलाकात नहीं थी, यह दो जीवन दर्शनों का टकराव था। एक दर्शन था जो कहता था कि खुशी दुनिया को जीतने में है, ज्यादा से ज्यादा चीजों पर कब्जा करने में है, और दूसरा दर्शन था जो कहता था कि खुशी खुद को जीतने में है, अपनी इच्छाओं से आजाद होने में है। एक बाहरी दुनिया का बादशाह था और दूसरा अपनी आत्मा का। सिकंदर दुनिया को जीतकर भी शायद उतना शांत और संतुष्ट नहीं था जितना डायोजनीज बिना कुछ पाए ही था। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि खुद को नियंत्रित करने में है। असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। लेकिन डायोजनीज की यह आजादी सिर्फ एक शहर या एक देश तक ही सीमित नहीं थी। उनका एक और क्रांतिकारी विचार था, एक ऐसा विचार जो उस समय के लिए बिल्कुल अनसुना था और जो आज की इस बंटी हुई दुनिया में शायद सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। वह विचार क्या था, यह जानने के लिए हमें अगले अध्याय का इंतजार करना होगा। चैप्टर नंबर 7, मैं दुनिया का नागरिक हूं। जब डायोजनीस ने राष्ट्रवाद को चुनौती दी। डायोजनीस की सोच और उनका जीवन हर स्तर पर एक विद्रोह था। उन्होंने संपत्ति के विचार को चुनौती दी, सामाजिक नियमों को चुनौती दी और यहां तक कि सिकंदर महान की सत्ता को भी चुनौती दी। लेकिन उनका एक और विचार था जो शायद इन सबसे भी ज्यादा क्रांतिकारी और अपने समय से बहुत ज्यादा आगे था। यह विचार था कॉस्मोपॉलिटनिज्म का, यानी विश्व नागरिकता का। उस समय के प्राचीन ग्रीस में किसी भी इंसान की पहचान का सबसे मुख्य आधार होता था उसका शहर, उसका पोलिस। अगर आप किसी से पूछते कि वह कौन है तो वह कहता, मैं एथेंस का नागरिक हूं या मैं स्पार्ट का नागरिक हूं। हर शहर की अपनी सरकार थी, अपने कानून थे और अपने देवता थे। शहरों के बीच अक्सर युद्ध होती रहती थी। अपनी शहर राज्य के प्रति वफादारी सबसे मुख्य गुण माना जाता था। इसी माहौल में जब कोई डायोजनी से पूछता था कि तुम कहां से हो, तो वह एक ऐसा जवाब देते थे जो सबको हैरान कर देता था। वह कहते थे, मैं एक कॉस्मोपॉलिटन हूं, यानी मैं इस कॉस्मोस, इस ब्रह्मांड का नागरिक हूं, या सरल शब्दों में, मैं दुनिया का नागरिक हूं। यह उस समय के लिए एक बहुत ही चौंका देने वाला और विध्वंसक बयान था। यह कहने जैसा था कि मैं एथेंस या सिनोपे या ग्रीस की इन छोटी छोटी बनावटी दीवारों को नहीं मानता। मैं किसी एक शहर या किसी एक देश का नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत का हिस्सा हूं। यह राष्ट्रवाद, देशभक्ति और हर उस पहचान पर एक सीधा हमला था जो इंसानों को एक दूसरे से बांटती है। इस एक वाक्य में डायोजनीज का पूरा दर्शन छिपा हुआ है। सनिक दर्शन का एक मुख्य सिद्धांत था प्रकृति के अनुसार जीना, और डायोजनीज के लिए प्रकृति ने इंसानों को एथेनियन या स्पार्टन बनाकर नहीं भेजा था, उसने हमें सिर्फ इंसान बनाकर भेजा था। यह जो देशों और शहरों की सीमाएं हैं, यह सब इंसानों की बनाई हुई हैं। यह नोमोस यानी परंपरा का हिस्सा है, फिसिस यानी प्रकृति का नहीं। एक सच्चा दार्शनिक जो तर्क और प्रकृति के अनुसार जीता है, वह इन बनावटी विभाजनों से ऊपर उठ जाता है। वह यह समझता है कि पूरी दुनिया उसका घर है और सारे इंसान उसके भाई बंधु हैं। यह विचार आज हमें शायद उतना क्रांतिकारी न लगे, क्योंकि आज हम ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में रहते हैं। लेकिन आप सोचिए, 2500 साल पहले जब ज्यादातर लोग अपने शहर से बाहर की दुनिया को बर्बर और दुश्मन मानते थे, तब यह कहना कि मैं दुनिया का नागरिक हूं, कितनी हिम्मत और कितनी गहरी समझ की बात रही होगी। यह डायोजनीस की परम आजादी का भी प्रतीक था। जब उन्हें सिनोपे से देश निकाला दिया गया था, तो उनके दुश्मनों ने सोचा होगा कि उन्होंने डायोजनीस को बर्बाद कर दिया है, क्योंकि उन्होंने उसकी पहचान छीन ली है। लेकिन डायोजनीस ने कहा, तुमने मुझसे सिनोपे छीन ली है, लेकिन मैं तुमसे तुम्हारी यह सोच ही छीन लूंगा कि किसी एक शहर का होना कोई अहम बात है।
मेरा शहर अब यह पूरी दुनिया है। यह विचार हमें सिखाता है कि हमें अपनी पहचान को किसी एक छोटी सी चीज, जैसे हमारा देश, हमारा धर्म, हमारी जाति या हमारी भाषा से बांधकर नहीं रखना चाहिए। यह सब हमारी पहचान का एक हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन यह हमारी पूरी पहचान नहीं है। हमारी सबसे अहम और सबसे मौलिक पहचान यह है कि हम इंसान हैं, और इस नाते हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने शहर या अपने देश के प्रति ही नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत और इस पूरे ग्रह के प्रति है। डायोजनीस का यह विश्व नागरिकता का विचार हमें संकीर्ण राष्ट्रवाद और हम बनाम वो की खतरनाक सोच से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। वह हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही नाव पर सवार हैं, और अगर यह नाव डूबेगी तो हम सब साथ में डूबेंगे। यह विचार हमें अपनी यात्राओं को, दूसरे कल्चर के लोगों से मिलने को और नई भाषाएं सीखने को भी प्रोत्साहित करता है, क्योंकि जब हम अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं और उन्हें समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि सतह पर हम कितने भी अलग क्यों न दिखें, अंदर से हमारी उम्मीदें, हमारे डर और हमारी खुशियां बहुत हद तक एक जैसी ही हैं। डायोजनीस, जो एक मटके में रहता था, उसने हमें एक ऐसी सोच दी जो किसी भी देश की सीमाओं से कहीं ज्यादा विशाल थी। लेकिन डायोजनीस की अपनी जिंदगी की कहानी का अंत कैसे हुआ, वह दार्शनिक जो कुत्तों की तरह जीता था, उसकी मौत कैसे हुई और वह अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गया जिसने आने वाली सदियों के दर्शन को प्रभावित किया, इस महान विद्रोही की कहानी के अंतिम छोर पर हम अगले अध्याय में चलेंगे। चैप्टर नंबर 8, एक कुत्ते की मौत, जब आजादी का मतलब मौत से भी महत्वपूर्ण हो गया। हर कहानी का एक अंत होता है, और डायोजनीस जैसे असाधारण इंसान की कहानी का अंत भी उतना ही असाधारण और रहस्यमय है। उनकी मौत के बारे में कोई एक निश्चित कहानी नहीं है, बल्कि कई अलग अलग और मजेदार किस्से हैं जो शायद उनके अनुयायियों ने उनकी अपनी ही शैली में बनाए होंगे। हर किस्सा उनके दर्शन के किसी न किसी पहलू को ही उजागर करता है। कहते हैं कि उनकी मृत्यु बहुत ही वृद्धावस्था में, लगभग 90 साल की उम्र में कॉरिंथ शहर में हुई, और सबसे अजीब संयोग यह है कि कहा जाता है कि उनकी मृत्यु उसी दिन हुई जिस दिन सिकंदर महान की बेबीलोन में मृत्यु हुई थी, यानी 323 ईसा पूर्व में। यह शायद इतिहास का एक काव्यात्मक न्याय था कि वह दो ध्रुव, बाहरी दुनिया का बादशाह और आंतरिक दुनिया का फकीर, एक ही दिन इस दुनिया से विदा हुए। उनकी मौत कैसे हुई, इस पर कई कहानियां हैं। एक कहानी कहती है कि उन्होंने कच्चा ऑक्टोपस खाने की कोशिश की, जिससे उन्हें बीमारी हो गई और उनकी मौत हो गई। यह कहानी शायद यह दिखाने के लिए है कि वह प्रकृति के कितने करीब थे और हर चीज को उसके कच्चे प्राकृतिक रूप में ही अनुभव करना चाहते थे। एक दूसरी और ज्यादा नाटकीय कहानी यह है कि उन्होंने अपनी सांस खुद ही रोककर आत्महत्या कर ली। यह कहानी उनकी आत्मनिर्भरता और अपने जीवन पर उनके पूरे नियंत्रण को दर्शाती है। यह कहने का एक तरीका था कि डायोजनीस ने अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी और अपनी मौत भी अपनी ही शर्तों पर चुनी। वह किसी बीमारी की वजह से लाचार होकर नहीं मरना चाहते थे। एक और कहानी है कि उनकी मौत एक पागल कुत्ते के काटने से हुई। यह कहानी भी बहुत ही प्रतीकात्मक है। वह इंसान जिसे दुनिया कुत्ता कहती थी और जो खुद को खुशी खुशी कुत्ता कहता था, उसकी मौत भी एक कुत्ते की वजह से ही हुई। लेकिन सबसे मार्मिक और शायद सबसे सच्ची लगने वाली कहानी यह है कि उनकी मृत्यु सामान्य बीमारी की वजह से ही हुई। जब वह अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे तो उनके दोस्तों ने उनसे पूछा कि वह अपने शरीर का अंतिम संस्कार कैसे करवाना चाहेंगे। उस समय ग्रीस में अंतिम संस्कार एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक कार्य था। लेकिन डायोजनीस का जवाब भी उन्हीं की तरह अनूठा था। उन्होंने कहा, बस मुझे शहर की दीवारों के बाहर फेंक देना ताकि जंगली जानवर मेरे शरीर को खा सके। यह सुनकर उनके दोस्त चौंक गए। उन्होंने कहा, लेकिन यह तो बहुत भयानक होगा। डायोजनीस ने जवाब दिया, नहीं, तुम बस मेरे पास मेरी लाठी रख देना ताकि मैं उन जानवरों को भगा सकूं। उनके दोस्तों ने हंसकर कहा, लेकिन जब तुम मर चुके होगे तो तुम लाठी का इस्तेमाल कैसे करोगे? तब डायोजनीस ने अपना अंतिम दार्शनिक कटाक्ष किया, अगर मैं मर चुका होऊंगा और मुझे कुछ महसूस ही नहीं होगा तो फिर मुझे इस बात से क्या फर्क होता है
कि जंगली जानवर मेरे शरीर का क्या करते हैं। इस एक जवाब में उनका पूरा दर्शन छिपा हुआ है। वह दिखा रहे थे कि कैसे हम मौत के बाद की चीजों जैसे कि अंतिम संस्कार और अपनी इज्जत के बारे में इतनी चिंता करते हैं, जो कि पूरी तरह से तर्कहीन है। उनके दोस्तों ने जब यह करने से मना कर दिया तो उन्होंने एक और निर्देश दिया। उन्होंने कहा, तो फिर मुझे मेरे मुंह के बल लिटाना। जब दोस्तों ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, क्योंकि बहुत जल्द जो चीजें नीचे हैं वह ऊपर हो जाएंगी। यह शायद मैसेडोनिया साम्राज्य के आने वाले पतन की ओर एक इशारा था। उनकी मौत के बाद कोरिंथ के लोगों ने, जो कभी उनका मजाक बनाते थे, उनकी याद में एक संगमरमर का स्तंभ बनवाया और उसके ऊपर एक कुत्ते की मूर्ति लगवाई, जो उनके जीवन और उनके दर्शन का प्रतीक था। डायोजनीज ने अपने पीछे कोई किताब नहीं छोड़ी, लेकिन उन्होंने अपने पीछे एक विचार छोड़ा, एक जीने का तरीका छोड़ा जो अमर हो गया। उनकी विरासत उनके शिष्यों के माध्यम से जिंदा रही, खासकर उनके एक शिष्य क्रेट्स ऑफ थेब्स के जरिए। और क्रेट्स का एक शिष्य था जेनो ऑफ सिटियम, जिसने सनिक दर्शन के कई मूल विचारों को लिया, जैसे कि प्रकृति के अनुसार जीना, सद्गुण को ही एकमात्र अच्छाई मानना और बाहरी चीजों जैसे पैसा, सेहत, शोहरत के प्रति उदासीन रहना। उन्होंने इन्हें एक ज्यादा व्यवस्थित और सामाजिक रूप से स्वीकार्य दर्शन का रूप दिया, और उसी दर्शन को दुनिया ने स्टोसिज्म के नाम से जाना, जो रोमन साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली दर्शन बन गया। जिस तरह डायोजनीज के उस छोटे से मटके से निकले हुए विचार एक विशाल और शक्तिशाली दर्शन की नींव बन गए, लेकिन हम आज की इस 21वीं सदी में डायोजनीज के इस पागलपन भरे जीवन से क्या सीख सकते हैं? इस सवाल का जवाब हम अपने अंतिम अध्याय में खोजेंगे। चैप्टर नंबर 9, आज का सनिक, हम डायोजनीज से क्या सीख सकते हैं। अब हम अपनी इस ऑडियो बुक के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में हैं। हमने डायोजनीज की अविश्वसनीय कहानी सुनी, उनके चौंकाने वाले कामों को देखा और उनके तीखे विचारों को समझा। लेकिन अब सवाल यह है कि हम, जो 21वीं सदी की इस भागदौड़ भरी और भोक्तावादी और डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, हम इस 2500 साल पुराने मटके में रहने वाले फकीर से क्या सीख सकते हैं? क्या उसका जीवन सिर्फ एक मजेदार ऐतिहासिक किस्सा है, या उसमें आज भी हमारे लिए कोई गहरा और व्यवहारिक संदेश छिपा है? मुझे लगता है कि आज के दौर में डायोजनीज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। वह हमें कुछ बहुत ही जरूरी और असहज करने वाले सबक सिखाते हैं। पहला और सबसे मुख्य सबक है अपनी जरूरतों पर सवाल उठाना। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमें लगातार यह बता रही है कि हमें और ज्यादा चाहिए। वे विज्ञापन हमें बताते हैं कि अगर हमारे पास नया फोन नहीं है तो हम पिछड़ गए हैं। सोशल मीडिया हमें बताता है कि अगर हम महंगी जगहों पर छुट्टियां नहीं मना रहे हैं तो हमारी जिंदगी उबाऊ है। हम चीजों को जमा करने की एक अंतहीन दौर में लगे हुए हैं। डायोजनीज हमें इस दौर पर ब्रेक लगाने के लिए कहते हैं। वह हमें रुककर खुद से यह पूछने के लिए कहते हैं, मुझे खुश रहने के लिए सच में क्या चाहिए? क्या मुझे सच में उस विशाल वाहन की जरूरत है? क्या मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी काम चला सकता हूं? क्या मुझे सच में हर साल नए पोशाक खरीदने की जरूरत है? मैं कम में भी गुजारा कर सकता हूं। डायोजनीज हमें मिनिमलिज्म का सबसे चरम रूप दिखाते हैं। उनका दर्शन हमें सिखाता है कि सच्ची अमीरी चीजों को जोड़ने में नहीं, बल्कि अपनी जरूरतों को कम करने में है। क्योंकि जब आपकी जरूरतें कम होती हैं तो आप ज्यादा आजाद होते हैं। आप उस नौकरी को करने के लिए मजबूर नहीं होते जिससे आप नफरत करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको ईएमआई भरनी है। दूसरा सबक है प्रामाणिकता, यानी एक सच्ची और ईमानदार जिंदगी जीना। हम सब अपनी जिंदगी में बहुत सारे नकाब पहनते हैं। हम ऑफिस में अलग होते हैं, दोस्तों के साथ अलग होते हैं और परिवार के साथ अलग। हम अक्सर वह बातें कहते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, न कि वह जो हम सच में मानते हैं। डायोजनीज इस पाखंड पर एक खुला हमला थे। उनका जीवन हमें यह हिम्मत देता है कि हम अपने असली स्वरूप को स्वीकार करें और उसे दुनिया के सामने लाने से न डरें। इसका मतलब यह नहीं है कि हम उनकी तरह मार्गों पर अजीब हरकतें करना शुरू कर दें। इसका मतलब है अपनी राय को, अपने मूल्यों को बिना किसी डर के सम्मान के साथ व्यक्त करना। इसका मतलब है झुंड के साथ चलने के बजाय
अपने लिए सही रास्ता चुनना, भले ही वह अकेला और मुश्किल क्यों ना हो। तीसरा सबक है आलोचनात्मक सोच को अपनाना। डायोजनीज किसी भी बात को आंख बंद करके नहीं मानते थे, चाहे वह समाज की परंपरा हो या प्लेटो जैसे महान दार्शनिक की परिभाषा। वह हर चीज पर सवाल उठाते थे। आज की इस फेक न्यूज और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की दुनिया में यह कौशल हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। डायोजनीज हमें सिखाते हैं कि हमें हर सूचना को, हर दावे को शक की नजर से देखना चाहिए। हमें हमेशा पूछना चाहिए, इसका क्या सबूत है, क्या यह बात तर्कसंगत है, इसे कहने वाले का क्या मकसद हो सकता है। वह हमें एक बौद्धिक विद्रोही बनना सिखाते हैं, जो किसी भी अथॉरिटी को सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं कर लेता क्योंकि वह अथॉरिटी है। और चौथा सबक है प्रकृति से जुड़ना। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हम कंक्रीट के जंगलों में कैद हैं और अपना ज्यादातर समय स्क्रीन के सामने बिताते हैं। हम प्रकृति से, अपने शरीर की प्राकृतिक लय से बहुत दूर हो गए हैं। डायोजनीस का जीवन हमें याद दिलाता है कि हम भी प्रकृति का ही एक हिस्सा हैं। वह हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम बाहर निकलें, धूप को महसूस करें, ताजी हवा में सांस लें और एक सरल, ज्यादा प्राकृतिक जीवन जीने की कोशिश करें। यह हमारी मानसिक और शारीरिक दोनों ही सेहत के लिए बहुत जरूरी है। डायोजनीस की जिंदगी एक चुनौती है, एक आमंत्रण है। वह हमें हमारी आरामदायक जिंदगी से बाहर निकालकर यह पूछने पर मजबूर करते हैं, क्या हम सच में जी रहे हैं या सिर्फ सांस ले रहे हैं? क्या हम आजाद हैं या अपनी ही बनाई हुई जेल में कैद हैं? इन सवालों का कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन सिर्फ इन सवालों को पूछना ही एक ज्यादा जागरूक और ज्यादा सार्थक जीवन की ओर पहला कदम है। और इसी के साथ दोस्तों, हम इतिहास के सबसे असाधारण, सबसे मनोरंजक और सबसे ज्यादा विचारतेजक दार्शनिकों में से एक डायोजनीस ऑफ सिनोप की इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। हमने एक ऐसे इंसान की कहानी सुनी जिसने अपनी जिंदगी को ही अपना दर्शन बना लिया। उन्होंने हमें कोई मोटी मोटी किताबें नहीं दी, उन्होंने हमें एक जीता जागता उदाहरण दिया कि आजादी, सादगी और प्रामाणिकता का जीवन कैसा हो सकता है। वह एक आईना थे जो समाज के पाखंड और हमारी अपनी बेवकूफियों को बहुत ही बेरहमी और मजेदार तरीके से हमें दिखाते थे। उनकी कहानी हमें हंसाती है, हमें चौंकाती है और सबसे महत्वपूर्ण, हमें सोचने पर मजबूर करती है। डायोजनीस की विरासत हमें यह सिखाती है कि सच्ची खुशी और सच्ची अमीरी बाहरी दुनिया में चीजों को इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि हमारी अपनी आंतरिक दुनिया में, हमारी अपनी सोच को बदलने में है। उन्होंने हमें सिखाया कि जब हम अपनी जरूरतों को कम कर देते हैं तो हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली बादशाह से भी ज्यादा आजाद हो जाते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि समाज के बनाए हुए झूठे नियमों और परंपराओं पर सवाल उठाने की हिम्मत करना ही सच्ची बौद्धिक आजादी है। और उन्होंने हमें सिखाया कि हमारी सबसे मुख्य पहचान किसी देश या शहर से नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत से है। यह ऑडियो बुक आपको डायोजनीस की तरह एक मटके में रहने के लिए नहीं कह रही है। यह आपको अपने सारे पोशाक फेंककर एक चोगा पहनने के लिए भी नहीं कह रही है। यह आपको एक आंतरिक डायोजनीस को जगाने के लिए कह रही है। आपके अंदर का वह हिस्सा जो सवाल पूछता है, आपके अंदर का वह हिस्सा जो झुंड के पीछे आंख बंद करके नहीं चलता, आपके अंदर का वह हिस्सा जो जानता है कि खुशी का टैग किसी महंगी चीज पर नहीं लगा होता, और आपके अंदर का वह हिस्सा जो अपनी सच्चाई को, अपनी प्रामाणिकता को किसी भी सामाजिक दबाव से ज्यादा महत्व देता है। डायोजनीस का जीवन एक शक्तिशाली रिमाइंडर है कि हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। हम या तो समाज द्वारा बनाए गए खेल को खेलते रह सकते हैं, या फिर हम अपना खुद का खेल बनाने का फैसला कर सकते हैं अपने खुद के नियमों के साथ। यह रास्ता ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा अकेला है, लेकिन शायद यही वह रास्ता है जो हमें सच्ची और स्थायी खुशी तक ले जा सकता है। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक जीवनी के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे सच्ची आजादी और खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर, हमारी अपनी सोच को सरल और प्राकृतिक बनाने में छिपी है। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा,
बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे सामाजिक दबाव और झूठे मूल्यों को पहचानें, कैसे अपनी जरूरतों को कम करें और कैसे एक साहसी और प्रामाणिक जीवन जिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहे पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हां, हमारे चैनल ऑडियो बुक गैंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हां, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। और याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं